मैं नीलम अवस्थी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, पीजीटी हिस्ट्री। इस वर्ष इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के अंतर्गत सोशल साइंस लर्निंग मेड इजी के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट किया, जिसका कॉन्सेप्ट जो था, जिसकी व्युत्पत्ति, जिसका ओरिजिन, जिसकी जेनेसिस 10th क्लास से शुरू हुई, जबकि 10वीं के बाद इस कवर पेज के कॉन्सेप्ट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मदर्स या पेरेंट्स की उम्मीदें अधिकतर बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइंसेस की तरफ आगे बढ़ाना। 11वीं कक्षा में मुझे जो छात्र मिलते हैं वो कुछ इस तरह के खेल कूद। 10वीं क्लास में बच्चा सोशल साइंसेस को जिस तरह से बहुत साइडलाइन करके रखता है, क्योंकि मैथ्स और साइंस से वो बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल कर रहा होता है। हर बच्चे की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, तो एक ही टारगेट होता है, अरे सोशल साइंस में तो कुछ भी लिखेंगे, पास हो जाएंगे। बट फोकस उनका होता है साइंस और मैथमेटिक्स की तरफ, और एक काफ़ी वक्त उसमें उनका जाता है, काफ़ी स्ट्रगल उसके अंदर होता है। और 10वीं क्लास जब वो किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण पास होकर के आता है, तो 11वीं कक्षा में उसकी ये स्थिति होती है। ये जो पिक्चर दी हुई है मैंने, उसकी ये स्थिति होती है, काफ़ी परेशान, कंफ्यूज्ड। वो सब्जेक्ट्स जो कि वो काफ़ी नेग्लेक्ट करता था, पढ़ना नहीं चाहता था। मैं ये एक ऑन एन एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ, बिलो एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ। क्लास का वो वर्ग इसमें शामिल नहीं है जो कि सेल्फ मोटिवेट होकर के यूपीएससी क्रैक करने के टारगेट से 11th में ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट कर रहा है। मैं एक आम बच्चे की बात कर रही हूँ जो कि कुछ भी परसेंटेज लेकर के आर्ट्स के अंदर आ सकता है, उसको हम एडमिशन के लिए बिल्कुल मना नहीं करते हैं। तो इस पहली पिक्चर में काफ़ी कंफ्यूज्ड, परेशान, क्योंकि सोशल साइंसेज में छोटे छोटे पॉइंट्स लिख करके कुछ भी लिख देता है बच्चा, तो हम उसमें ये ढूंढते हैं कि उसने क्या ठीक लिखा है, और फिर हम उसको मार्क्स देते हैं, और किसी भी तरीके से वो पासिंग मार्क्स लेता है। एक्टिविटीज़ हैं, उनके मार्क्स जोड़ करके वो सोशल साइंसेज में पार करके आता है। जब वो 11वीं में पहुंचता है तो इस स्थिति में आ जाता है, और जब 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, उसको पढ़नी होती है और फिर उसमें ढेर सारा लिखने का काम करना होता है, तो वो इस स्थिति में आता है कि वो क्या करे। हैरान, परेशान। बच्चों को स्टैंडर्ड के आंसर्स भी लिखने नहीं आते। यहाँ पर स्थिति शिक्षक की ये होती है कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। तब ये दूसरा जो पन्ना मैंने तैयार किया है कि बच्चे हम क्या टेक्निक अपनाएं कि जिन विषयों को वो नेग्लेक्ट कर रहे थे, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं, 11वीं क्लास में आ करके वो उसकी अच्छी तैयारी करने लग जाए। यहाँ पर शिक्षक के ही शिक्षण कौशल की परीक्षा होती है। मैंने प्लान किया कि हमारे 11th क्लास में करीब 11 चैप्टर्स हैं, 12th क्लास में करीब 15 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर को केवल ये टारगेट था कि A4 साइज में समराइज कर दिया जाएगा। यहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है। बच्चा समरी तैयार करता है। 11th क्लास के चैप्टर्स कुछ ज़्यादा वॉल्यूमिनस और लंबे लंबे हैं, जिनको कि हाफ चार्ट पेपर पे लिखा गया, और 12th क्लास के चैप्टर्स को A4 साइज की शीट पर लिखा गया। हर कोशिश, बच्चा बनते कोशिश A4 साइज की शीट पे ही पूरा समरी लिख देगा। डिफरेंट सब हेडिंग्स डिफरेंट बच्चों को दिए गए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिया गया, उन्होंने समरी लिखी। समरी के बाद उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स उसी टेक्स्ट को पढ़ पढ़ करके
पहले तो टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, फिर इमेजिन करके किस तरीके से बहुत कुछ समराइज कर दिया जाए, साइकोलॉजिकली बच्चों को हेल्प किया जाए कि नहीं उन्हें बहुत नहीं पढ़ना है, उन्हें एक लिमिट में पढ़ना है। समरी के बाद वर्कबुक, फिल इन द ब्लैंक्स वर्कबुक तैयार करवाई गई। वर्कबुक का मेन टारगेट ये था कि वो टेक्स्ट बुक को पढ़ें। फिर डिफरेंट पॉइंट्स बनवा करके माइंड मैप्स बनवाए गए। माइंड मैप्स के साथ साथ एमसीक्यूज बच्चों ने तैयार किए और उन्हीं एमसीक्यूज को A4 साइज की शीट पे लिखने के बाद पोस्ट कार्ड पर एक क्वेश्चन और एक आंसर, पोस्ट कार्ड पर फ्लैश कार्ड्स टाइप तैयार करवाए गए, जिससे कि क्लास में कभी भी अचानक सरप्राइज टेस्ट के नाम पर क्विज, ग्रुप वाइज क्विज करवाया जाए। इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और कॉम्पिटिटिव फीलिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। और इन सभी चीज़ों की लगातार खूब सारी प्रैक्टिस करवाई गई और फिर इस प्रैक्टिस के बाद उम्मीद की गई कि बच्चा A+ ले आए, उसके ग्रेड्स इम्प्रूव करें, उसके रिजल्ट्स इम्प्रूव करें, क्योंकि टारगेट हमारा उसके रिजल्ट्स की तरफ ही रहता है। हमारी अल्टीमेटली हमारी शिक्षण पद्धति जो है वो पूर्ण रूप से रिजल्ट्स पर बेस्ड है। यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट था नवाचार किसे कहा जाता है पहले पैराग्राफ में बताया है। उसके बाद मैंने जो एक्सप्लेन किया कि बच्चा जो है वो कितने भी परसेंटेज 10वीं में लाया था, लेकिन भविष्य के सुनहरे सपने उसके दिमाग में बहुत होते हैं। अब उन सपनों को साकार करने के लिए क्या किया जाए, बच्चे को वो मालूम नहीं होता, उसके पास वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। और यहाँ पर शिक्षक ही ऐसी कड़ी है इस शिक्षण प्रक्रिया में कि वो किस प्रकार से इन बच्चों को बहुत आगे बढ़ा दे। शिक्षक जादूगर है। पूर्व ज्ञान की हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चा कुछ पहले से कुछ नॉलेज लेकर के आया होगा, बच्चा बहुत अच्छा लिख लेगा, ऐसा हमें बिल्कुल पीछे देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे की बातों को छोड़ हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों में कम होती है। क्यों? क्योंकि वो सोशल साइंसेस पढ़ना ही नहीं चाहते थे। 10वीं के बाद वही बच्चा जो सोशल साइंसेस को निगलेक्ट कर रहा था, 11वीं में सोशल साइंसेस ही ले लेता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस उसको पढ़नी पड़ती है। मैंने लास्ट का एक पन्ना उसका भी तैयार किया है कवर पेज में, वो लास्ट में मैं बताती हूँ। और यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतनी बड़ी चुनौती शिक्षक के सामने होती है कि उन बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन दे और मोटिवेट होकर के बच्चा 12वीं क्लास तक सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। भारी चुनौती है शिक्षक के सामने। और बच्चा तो विषय सामग्री का सेवन फटाफट 2 मिनट नूडल के समान रुचिपूर्वक करना चाहता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़माना तो 2 मिनट का ही है। बट आई बिलीव देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और बच्चों को मोटिवेट करना भी इस प्रोजेक्ट का विशेष टारगेट रहा। यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा लिखा है, एंड द प्रोजेक्ट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा की कहावत का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ पैसे का खर्च नहीं था। विषय सूची जो मैंने लिखी है मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, इंट्रोडक्शन है जिसमें कि विभिन्न शिक्षा नीतियों के बारे में बताया गया है, जिसमें नई शिक्षा नीति का बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था वो पिछले साल ही पूरा कर दिया गया और रिज़ल्ट निकलते ही उसको मैंने संपूर्ण समझा। तो जेनेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे हुआ मैंने आपको बताया कि 10th क्लास और फिर उसके बाद 11th और फिर 12th। उसके बाद में रैशनल, उसका क्या औचित्य है, बहुत औचित्य है, क्योंकि ये बच्चों को ना केवल उनके एकेडमिक अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ाता है, 12th के अच्छे रिजल्ट्स लाता है बच्चा, अल्टीमेटली रैशनल ये है कि बच्चे का कॉलेज में एडमिशन पहली लिस्ट में हो जाए, सेकंड लिस्ट में हो जाए और बच्चा एक अच्छे कॉलेज की तरफ टारगेट करे। डिज़ायर्ड गोल्स भी यही रहे जिनको कि अचीव किया गया। प्रिपरेटरी वर्क, यहाँ पर टीचर की इमेजिनेशन थी कि किस प्रकार से बच्चों को काम करवाया जाए। एक्टिविटीज़ जो भी बच्चा टीचर प्लान कर रहा है, चाहे तो मैंने समरी बताया, चाहे तो मैंने MCQ बताया, चाहे तो मैंने वर्कबुक बताया, तो मेन टारगेट जो था टीचर का ये था कि बच्चा एक्सप्लेन करने के बावजूद
क्लास में लेक्चर मेथड फॉलो किया गया, टीचर ने वो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है एक्सप्लेनेशन के दौरान सत्यनारायण की कथा सुनता है, पीछे सब कुछ भूल जाता है। बच्चा जब तक सेल्फ लर्निंग के लिए खुद नहीं पढ़ेगा, खुद से प्रयास नहीं करेगा, अचीवमेंट जो टारगेट है वो नहीं होगा। मेन हाइपोथेसिस ये रखी गई कि बच्चा जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर के बाहर निकलेगा 12वीं के बाद। 11वीं में जब आया है बच्चा, तब मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, उस तरह का था, लेकिन 12वीं के बाद वो A+ ग्रेड लेकर मोर कॉन्फिडेंट होकर के बाहर निकले। तो प्रिपरेटरी वर्क में टीचर का इमेजिनेशन और उसके बाद टीचर की प्लानिंग की किस बच्चे को क्या पैराग्राफ देना है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द बुक दिए गए, सो दैट द चाइल्ड शुड रीड द बुक इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. One portion, like 5 portions are there in the book. First portion for the summary for one child, second portion for the workbook for one child, third portion for MCQ for one child. Like that, the planning was done by the teacher. Then execution methodology and tools and techniques were what tools and techniques were used, I told you. Then expected outcomes, the child should be more confident. Number one, the child should not have a pressure, because every day the child is doing one step every day. देन परियोजना पूरी होने की समयावधि 1 वर्ष रखा गया, 1 कंप्लीट एकेडमिक ईयर। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन है वो बहुत आवश्यक और बहुत कारगर सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि बच्चे को ज़्यादा प्रेशर ना हो। बच्चे को ज़्यादा प्रेशर उस दिन नहीं होगा जबकि बच्चा सतत प्रयास कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है। और फिर कंक्लूजन, और उसके बाद मैंने जो है वो संदर्भ ग्रंथ सूची दी है, छात्रों और अभिभावकों के परियोजना के विषय में क्या विचार हैं वो बताए हैं, और इसी के साथ मैंने एक रिजल्ट एनालिसिस भी दी है। 23 बच्चे थे इस बार 12th क्लास में, जिसमें कि 17 बच्चों पे मैंने विशेष फोकस किया है। क्यों? क्योंकि एक जो वर्ग मैंने बताया बच्चों का ऐसा होता है, अबव एवरेज वालों का है, जिन्होंने 95% मार्क्स ले लिए। तो उन बच्चों के लिए शिक्षक होने के नाते मैंने विशेष कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की, वो इस प्लानिंग का ही हिस्सा रहे और ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट एनहांस हुआ। लेकिन ये जो बच्चे जो बिलो एवरेज थे, जो बच्चे अधिकतर या तो सप्लीमेंट्री से पास होकर के 12th में आए थे, या रिपीटेडली सेकेंड ईयर जिन्होंने रिपीट किया 1 ईयर 11th क्लास में, तो 2 सालों में उन्होंने 11th पास किया। मैंने केवल उन्हीं बच्चों को टारगेट ग्रुप के रूप में लिया, जिसमें 17 बच्चे थे, 16 बच्चे टारगेट ग्रुप के थे और 1 बच्चा डिसलेक्सिक था। तो इस तरीके से A4 साइज के पेपर में समरीज तैयार करवाई गई। दिस इज द वे द समरीज वर प्रिपेयर्ड बाय द चिल्ड्रन। यस, ये 11th क्लास में जो है मैंने बताया आपको, एक चार्ट पेपर को 2 टुकड़ों में काट के, और फिर इन समरीज को जो है एक ही में बाइंड करवाया गया। दिस द वे हाउ द समरीज वर प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। दीज आर द माइंड मैप्स। माइंड मैप्स जो थे वो चार्ट पेपर पे भी तैयार हुए, A4 साइज की शीट्स पे भी तैयार हुए। डिजिटल माइंड मैप्स की भी तैयारी की गई। ये क्विज कार्ड्स हैं जिनको कि एक एक चैप्टर को एल्बम के रूप में बना दिया गया। जो एक एल्बम, एक चैप्टर का रिवीजन करना है तो एक एल्बम लिया और फटाफट उसका क्लास के अंदर क्विज कंडक्ट किया। ये ग्रुप एक्टिविटी और क्विज जो थे, मैंने महसूस किया कि बहुत अच्छी एक्टिविटी रही, जिस पर बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ और कॉम्पिटिटिव फीलिंग उनके अंदर आई, बहुत मोटिवेट हुए। 12th क्लास में विशेष रूप से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस 21 मार्क्स का ये पोर्शन आता है। इसके लिए भी बच्चों ने बुकलेट तैयार की, खुद क्वेश्चंस फॉर्म किए, क्वेश्चन बैंक बनाया। दीज आर द बुक्स। 9th and 10th के लिए, दो आई एम नॉट टीचिंग 9th and 10th बट स्टिल उनको जो है मोटिवेट करके ये एक एक्स्ट्रा वर्क था मेरे द्वारा किया गया। उनको 9th and 10th में इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स की वर्कशीट्स तैयार करवाई गई। Here the students view, parents view उसके specimen, then digital mind maps 11th class। और इस तरह से ये जो अध्ययन सामग्री बच्चों ने खुद क्रिएट की, उस
जो सामग्री उन्होंने क्रिएट की, उस सामग्री के क्रिएट करने से उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि अपने ही बनाए हुए काम को, अपने ही क्रिएट किए हुए, अपनी ही स्टडी मटेरियल जो क्रिएट उन्होंने किया, उसको बार बार पढ़ने के लिए बच्चे प्रेरित हुए। उसके विषय में दिया हुआ है। इसमें अधिकतर बच्चे आप देखेंगे कि या तो 2 साल में उन्होंने 11th क्लास पास किया, और या फिर कंपार्टमेंट में पास हो करके वो आगे आए। 3 बार्स दिए हुए हैं, और ये ट्रेंड जो है वो एक कॉमन ट्रेंड है। बच्चे ने 39% मार्क्स लिए हैं 10th क्लास में, 67% मार्क्स लिए हैं 10th क्लास में, लेकिन 11th क्लास में अधिकतर बच्चों का थोड़ा सा रिजल्ट कम हुआ है। अंजलि का जैसे कि 40 हो गया है, रोचिष्णु का 43% ही रहा था। रोचिष्णु इज़ वन स्पेशल चाइल्ड, ही वॉज डिसलेक्सिक, एंड ये डिसलेक्सिक चाइल्ड होने के बावजूद इसने काफ़ी मेहनत की। चूँकि इसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जो थी, वो जो दिमाग बोलता था वो हाथ लिख नहीं पाता था, उसके लिए बोर्ड ने उसको अलग से राइटर भी दिया हुआ था, तो राइटर के थ्रू उसने अपनी कॉपीज़ एग्ज़ाम दिए और 82% मार्क्स स्कोर किए। So these are the individual result analysis, that this is the way how I have worked on this target group for 2 years, and ultimately in 12th class you can see the change in the percentage of the achievement, और अधिकतर बच्चों का 20%, 21%, 25% तक जो है रिजल्ट जो है एनहेंस हुआ। सोशल साइंसेस का मतलब था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी 11th क्लास में। और यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है कि बच्चा सोच रहा है किस तरह से उसको क्लिक करे, काफ़ी बोझ है उसके पास में। एक तरफ हिस्ट्री का मॉन्यूमेंट लगा दिया है, एक तरफ इकोनॉमिक्स लगा दिया है, एंड दिस इज़ द वे how, and this was the target group, social science learning made easy। ये बच्चे थे जबकि 11th क्लास में आए और कहते थे सोशल साइंसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बावजूद सोशल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आए थे। इनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मोटिवेट करने के बाद जो सेल्फ लर्निंग की प्रैक्टिसेस इनको दी गई, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए गए, तो now they have come up in flying colors. As a teacher, I'm also very happy. I'm happy to present this project, and I believe this will prove a real good uh, practice in educational field. Thank you very much.